हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, पिछला जो पार्ट था उस पार्ट में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी कवर कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट कर ली थी। उसी का आगे का पार्ट है जो कार्डिनल अप्रोच था। कार्डिनल अप्रोच हम लोग पढ़ रहे थे उस पार्ट के अंदर, तो कार्डिनल अप्रोच का आगे का जो पोर्शन है वो ये है। जिन लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो पहला पार्ट जाकर देख ले, ताकि आगे का जो मीनिंग है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, इसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं हाँसमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब अगर आप लोग फोकस करोगे ना तो आपको 2 मिनट में ये चीज़ बता दूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, रटना मत, बस समझना। एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बड़े प्यार से समझाऊंगा, लेकिन समझना इस चीज़ को, ये है क्या। ठीक है, अब देखो, ये जो नाम है ना, उस नाम के अंदर ये लॉ है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना, उस नाम के अंदर ये लॉ है। देखो क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। क्या है डिमिनिशिंग? मतलब कोई चीज़ घट रही है, वो डिमिनिशिंग कहलाती है। फिर क्या घट रही है? मार्जिनल यूटिलिटी। यार एक चीज़ बताओ, अगर हम लोगों ने जो पिछला पार्ट है उसके अंदर एक टेबल बनाई थी, तो आपके पास अगर टेबल है तो आप देख लेना। ठीक है, तो उस टेबल में हम लोगों ने देखा हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिमिनिशिंग हो रही है। आफ्टर ए पॉइंट 0 हुई और 0 के बाद नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो वही हमारी कहलाती है, वही लॉ हमारा क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ नहीं करना, बेसिक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, हम लोग इसको ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी में काउंट क्यों करते हैं? क्योंकि देखो, एक पर्सन जो होता है, ठीक है, वो पैसा तभी खर्च करना चाहेगा जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा मिल रही है पैसों से। भाई एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आप लोग परचेज कर रहे हो, ठीक है, 10 रुपये की आपने चीज़ खरीदी, तो आप सामने वाले से क्या अपेक्षा करते हो कि वह 10 रुपये के बराबर सामने वाला चीज़ दे, तभी तो आप खरीदते हो, वरना क्यों खरीदोगे उस चीज़ को? तो याद रखना, आप जितना पैसा दे रहे हो उस वर्थ की आप चीज़ लेना भी पसंद करते हो, इसीलिए ये लॉ आया है। ठीक है, एक और नाम है जिसको बोला जाता है गोसेन फर्स्ट लॉ, 1854 में। देखो, ये प्रपाउंड किया गया था गोसेन के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गोसेन्स फर्स्ट। आपको स्टार्टिंग में इसकी जो डेफिनेशन है वो बता दी, यहाँ लिख रखी है डेफिनेशन, वापस से समझा देता हूँ। देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, मान लो आपको कोई एक चॉकलेट पसंद है, ठीक है, आप उस चॉकलेट को कंटिन्यूसली कंजप्शन कर रहे हो, आप उस चॉकलेट को कंटिन्यूसली कंजप्शन कर रहे हो। यार चॉकलेट खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अरे कितना खाओगे? एक लिमिट आती है, नहीं आती? आती है। उस लिमिट के बाद हम लोग नहीं खा सकते और ज़बरदस्ती खाते हैं, तो क्या कर देते? वॉमिट कर देते, नहीं कर देते? ठीक है, वही सिचुएशन होती है। ठीक है, तो यही तो हमारा क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है। पढ़ लो आप लोग, वही लॉ है। देखो क्या है कि द एडिशनल यूटिलिटी विच ए पर्सन डिराइव्स फ्रॉम एन इंक्रीजेज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ ए कमोडिटी डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। साफ लिख रखा है, कमोडिटी डिमिनिशिंग विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक। अपने स्टॉक के अंदर जैसे ही वह इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो जो कमोडिटी है वो क्या हो जाएगी? डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। भाई एक चीज़ बताओ, एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोगों को और जल्दी समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने खाना खाते हैं हम लोग, ठीक है, एक रोटी खाई, तो अगर भूखे हैं तो एक रोटी हम लोगों को कितना सेटिस्फेक्शन देती है? फिर दूसरी रोटी खाई, थोड़ा और ऐसे, ठीक है भाई, हाँ अब पेट भर गया। फिर तीसरी रोटी और खाई, अरे यार मज़ा आ गया। चौथी रोटी खाई, मैंने क्या बोला? हाईएस्ट मान लो हम लोग 4 रोटी खा सकते हैं, तो हमारा जो सैचुरेशन पॉइंट है वो क्या है? 4 रोटी। 4 रोटी खाते आप तो आप पेट भर गया। अब आप जो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, तो आप कभी भी उस सैचुरेशन पॉइंट से चेंज होना चाहते हो क्या? नहीं होना चाहते। अरे ज़बरदस्ती 5वीं रोटी भी खा लोगे। कई बार क्या होता है, मम्मी रहती है तो मम्मी क्या करती है? आधी रोटी और दे जाती है। देती नहीं देती? चलो ठीक है यार, 4 खा ली, 4.5 खा ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती फिर वो अगर आगे की 1 रोटी और इंक्रीज हो जाती है तो वो वॉमिट होती ही नहीं होती?
होती है। तो वो नेगेटिव हो जाती है, नहीं हो जाती, हो जाती है। तो वो वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है, जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ठीक है, अब देखो ये जो लॉ है, याद रखना जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉ है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अजम्पशंस, मान्यताएं जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आधार मानी जाती है, इनको आधार मान के हम लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखो क्या क्या चीज़ें माननी पड़ेगी आप लोगों को। यार एक चीज़ बताओ, यहाँ तो साफ बोल दिया कि आप जैसे जैसे कोई कमोडिटी या अपने स्टॉक को इंक्रीज कर रहे हो, एडिशनल जैसे ही यूनिट आप इंक्रीज कर रहे हो तो वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। लेकिन कई बार ऐसे भी केस होते हैं जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है। मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को कब बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो वो हमारा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है, और नहीं होती तो वो उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी में जो पॉइंट आता है, इन दोनों का एक पैराडॉक्स आता है। वो पैराडॉक्स है वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। काफ़ी फेमस पैराडॉक्स है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा पैराडॉक्स होता क्या है। ठीक है, अब देखो क्या क्या अजम्पशंस, क्या क्या बेस लेना पड़ेगा इस लॉ को कंप्लीट करने के लिए। देखो पहला है कंज्यूमर इज रेशनल। अब इसको एक एक को मैं समझाऊंगा कि ये है क्या। कंज्यूमर इज रेशनल, कंज्यूमर इज रेशनल का मीन्स होता है, देखो रेशनल क्या होता है उसको समझना। देखो एक चीज़ बता देता हूँ, रटने का कोई सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं पूरे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करके जाऊँगा। ठीक है, रेशनल का मीन्स होता है एक पर्सन जो अच्छे से डिसीजन लेता है। अच्छे से डिसीजन मतलब फुल्ली सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है, वो रेशनल पर्सन होता है। जो पैसा सोच समझ के खर्च करता है प्राणी, वो रेशनल पर्सन होता है। क्लियर हो गया कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, मतलब उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए मार्केट का, ये बोल दो आप लोग। ठीक है, तो पहली अजम्पशंस ये मान के ही चलनी है कि जो एक बायर है, एक कंज्यूमर है, उसको मार्केट का पूरा नॉलेज है, वह सोच समझ के डिसीजन लेगा। अरे यार इंसान को तो समझदार प्राणी बोला गया है, तो वो यही है। फिर है यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। और भाई एक चीज़ बता दो यार, कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो कार्डिनल अप्रोच में मैंने क्या बोला था कि जो यूटिलिटी है उसको हम लोग मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं तो दूसरी चीज़ यही है कि जो यूटिलिटी है उसको हम लोग किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, मनी के अंदर। हो गए 2 पॉइंट क्लियर, डाउट मत रखना। फिर तीसरा है द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये देखो, इसको अगर मैं प्रूफ करना चाहूँ ना तो ये पूरा 1 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन आपको एक इजी लैंग्वेज में बहुत जल्दी समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अब समझना ये है कि 1 रुपए के वर्थ में आप सामने वाले से क्या एक्सेप्ट करते हो, वो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है। अब समझना इस चीज़ को क्या है कि जैसे मान लो मैं 1 रुपया खर्च कर रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि सामने वाला मेरे को क्या दे। याद रखना जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो यूटिल्स है। क्या है, यूटिल्स। तो यूटिल्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, 50 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन या 50 यूटिल्स के बराबर मेरे को क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब 1 रुपया खर्च करने पे मेरे को कितनी यूटिल्स यूनिट मिल रही है, ये इतनी 50 यूटिल्स। तो मेरे 1 रुपए की वैल्यू क्या हुई, 50। ठीक है, तो मैं जब दोबारा खरीदूं ना वही चीज, समझना इस चीज को, जब मैं दोबारा खरीदूं उस चीज को तो वो जो ये वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब दोबारा अगर मैं 1 रुपया वो खर्च करूं ना तो ये सेम होनी चाहिए। भाई अगर चेंज हो जाती है तो मैं उस चीज को खरीदूंगा ही नहीं और ये लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये अजम्पशंस लेके चलना है कि प्राइस में चेंजेस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर चेंजेस हो जाएगा तो हमारा लॉ बेकार हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने अजम्पशंस ले लिया है। क्वालिटी एंड नॉर्मल साइज ऑफ यूनिट्स। जो क्वालिटी है होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस मतलब एक समान, कलर साइज वगैरह इनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फिर है नॉर्मल साइज ऑफ यूनिट्स। भाई
जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो ना तो ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए ना ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, मीडियम साइज या नॉर्मल साइज ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये हम लोगों को अजम्पशंस लेके ही चलनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है आपका कॉन्टिन्यूस कंजप्शन। देखो कॉन्टिन्यूस कंजप्शन का मीन्स होता है जो आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, कोई टाइम इंटरवल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक चॉकलेट अब खा रहे हो, चॉकलेट शाम को खा रहे हो। ठीक है, तो अगर एक चॉकलेट अभी खाओगे एक चॉकलेट शाम को खाओगे तो यार दोनों का डिफरेंस टाइम का गैप आ जाएगा, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए जो प्रोसेस है कंजप्शन की वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये हम लोग मानना पड़ेगा। ठीक है, फिर है 6 है आपका इनकम हैबिट्स एंड फैशन ऑफ ए कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट इन द गिवन टाइम। सीधी सी बात है, जो टाइम दिया गया है उसके अंदर जो उसकी कंज्यूमर की हैबिट्स है, कंज्यूमर की इनकम है और कंज्यूमर के फैशन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों के अंदर चेंजेस हो गया तो हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। आई होप जो लॉ है उसका मीनिंग क्या है वो क्लियर हो गया होगा। इसके 2 नाम और है जिसको आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कहा जाता है या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी इसको कहा जाता है। तो आई होप जो अजम्पशंस है और जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ये ना सिर्फ 12th में, आगे जाके आपके बीकॉम में भी काम में आएगा। बीकॉम के अलावा अगर आप लोग एमकॉम करते हो, एमकॉम में भी अगर इकोनॉमिक्स का पार्ट लेते हो तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें काम में आएगी। अगर नेट की तैयारी कर रहे हो तो भी ये सारी चीज़ें काम में आएगी। अब देखो हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है व्हाई डज द लॉ ऑपरेट। ये लॉ ऑपरेट क्यों होता है? आपका सेटाइटी ऑफ वांट्स। देखो सेटाइटी ऑफ वांट्स का मीन्स ये होता है जो आपकी वांट्स है उसको सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब हाईएस्ट जो सिचुएशन है उसमें आप लोग पहुंच जाते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये लॉ एप्लीकेबल होता है। फिर आता है गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो याद रखना जो गुड्स होती है वो एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती। हम लोग जैसे चाय की जगह कॉफ़ी ले लेते हैं लेकिन कॉफ़ी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देती जितना चाय हम लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो इन 2 रीजन्स की वजह से ये लॉ ऑपरेट होता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके एक्सेप्शन क्या है तो हम लोगों ने एक्सेप्शन लिख रखे हैं। तो देखो कहाँ कहाँ ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऑपरेट नहीं होता। तो देखो कंजप्शन ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, छोटी यूनिट है ठीक है कंजप्शन की, वहाँ ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा था जम्पशन में कि जो नॉर्मल यूनिट है उनके ऊपर ही ये लॉ एप्लीकेबल होता है। अरे यार एक चीज़ बताओ, कोई प्यासा आदमी है ठीक है, आप उसको एक चम्मच से बूंद बूंद पानी पिलाओगे, सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, इसीलिए ये लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इसीलिए ये पहला एक्सेप्शन है। फिर है आपका रेयर कमोडिटीज़ और एंटिक्स। देखो जो रेयर कमोडिटीज़ है ठीक है और जो एंटिक्स है उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि भाई सीधी सी बात है जो एंटिक है रेयर कमोडिटी जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होएगी नहीं। ठीक है, फिर है वाइन एंड हार्मफुल गुड्स। यार एक चीज़, आदमी को जितनी ज़्यादा वाइन पिलाते जाओगे सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा कभी भी, इसीलिए उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर है क्लासिकल म्यूजिक राइम एंड पॉइंट्स। यार जो पुराने गाने वगैरह है ऑडियंस इनको काफ़ी अच्छा सुनती है, जितना ज़्यादा सुनती है उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो इनके ऊपर भी ये जो लॉ है वो ऑपरेट नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। देखो ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये 2 लॉ का बेस होता है। कौन कौन से लॉ का? लॉ ऑफ डिमांड का और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब ये दोनों लॉ यहीं से बनते हैं। फिर है आपका यूज्ड इन पब्लिक फाइनेंस। देखो इसका हम लोग पब्लिक फाइनेंस में यूज़ करते हैं भाई, टैक्सेशन में यूज इसका किया जाता है। भाई जो अमीर है गरीब है, अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ठीक है, गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाया जाता है, इसलिए हम लोग इस लॉ का कहाँ यूज़ करते हैं? पब्लिक फाइनेंस के अंदर। फिर है वाटर डायमंड पैराडॉक्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है वो इसी की सहायता से हम लोग बता सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ वाटर डायमंड पैराडॉक्स। हम समझना, जो पानी होता है बहुत लार्ज क्वांटिटी के अंदर मिलता है, तो जो वाटर है उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। अगर बात करूँ मैं वाटर की, तो जो वाटर है उसकी टोटल यूटिलिटी तो क्या होती है? ज़्यादा होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। लेकिन याद रखना जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर लिए जाते हैं। क्यों? हम लोगों ने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल है तब तक हम लोग परचेज करते हैं, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाती है हम लोग उसको परचेज नहीं करते। याद रखना टोटल यूटिलिटी के ऊपर कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाता। मैंने आपको अभी बताई है कि 1 रुपये की वैल्यू अगर 1 रुपये के बराबर है तक है
तभी हम लोग चीज़ खरीदेंगे। अगर 1 रुपये से कम हो जाएगी तो क्या हम लोग उसको खरीदेंगे? क्या नहीं खरीदेंगे। तो वो चीज़ यहाँ हो रही है कि टोटल यूटिलिटी तो ज़्यादा है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी तो हम लोग खरीदेंगे ही नहीं उस चीज़ को। एग्जाम्पल से समझना, भाई वाटर है, ठीक है, हम लोग प्यासे हैं, 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरा गिलास पानी पिया, हम लोगों को और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। अरे तीसरा पिया, और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। लेकिन जैसे ही आप लोग चौथा गिलास पियोगे, सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप उसके लिए जो खर्चा करना चाहोगे, ठीक है, वो खर्चा उतना थोड़ी करना चाहोगे जितना पहली यूनिट के लिए खर्चा किया है, नहीं करना चाहोगे, ठीक है। तो ये था वाटर। अब है डायमंड। देखो डायमंड का क्या रिलेशन होता है कि जो डायमंड होता है वो रेयर होता है, ठीक है, और डायमंड को पाने के बाद और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। भाई एक हीरा मिल गया, और थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, एक और हीरा मिल गया, और जो डायमंड होता है उसकी टोटल यूटिलिटी तो क्या होती है? कम, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ज़्यादा। जैसे ही आप लोगों को एक क्वांटिटी मिली और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, और एक और मिली और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन कम होगा ही नहीं, क्योंकि एक तो पहली चीज़ तो ये है कि जो डायमंड है वो रेयर चीज़ होती है, ठीक है। तो याद रखना, जो डायमंड है, ठीक है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी, भाई क्वांटिटी कम होती है तो सीधी सी बात है टोटल यूटिलिटी तो कम होती है और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपका वाटर डायमंड पैराडॉक्स। आई होप मीनिंग है वाटर डायमंड पैराडॉक्स का वो क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा क्लियर हो गया है। एक चीज़ जो बता देता हूँ कि ये लॉ के केस में एप्लीकेबल होता है, जहाँ 1 गुड्स का ही केस, कि एक ही गुड्स का हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं तो वहाँ ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स का हम लोग कंजप्शन करते हैं तो इसकी जगह लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो एप्लीकेबल हो जाता है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।